मूवी के शुरू में हमें 2024 का सीन दिखाया जाता है, जहां हर तरफ तबाही मची हुई थी। सब कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही थी क्योंकि वो एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे। फिर सीन चेंज होता है और हमें 1988 दिखाया जाता है, जहां हम एक शख्स को देखते हैं जिसे एक एक्सीडेंट की खबर मिलती है। वो अपने साथी मैडॉक्स के साथ एक्सीडेंट की जगह पर जाता है और मरने वाले लोगों को चेक करता है, तो उन्हें पता चलता है ड्राइवर की गर्दन पर एक ऐसा निशान था जिससे किसी ने डंक मारा था। और उसी दिन पुलिस को दो लोगों की और लाशें मिलती हैं, उनकी गर्दन पर भी डसने के निशान थे। पुलिस को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो पुलिस डॉक्टर के पास जाती है जो उन लाशों का पोस्टमार्टम कर रहे थे। वो बताता है कि तीनों लोगों की डेथ की वजह एक ही है, जो उनके गर्दन पर डसने की वजह से हुआ है, लेकिन ये किसने मारा है ये उन्हें पता नहीं चलता। तो थॉमस डॉक्टर से कहता है ये भी पता लगाओ। तभी उन्हें एक कॉल आती है जिससे उन्हें पता चलता है कि बार में एक लड़की पर ऐसा अटैक हुआ है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर थॉमस और मैडॉक्स जल्दी से उस बार में चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर पहले से ही पहुंची हुई है। फिर थॉमस उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करता है। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। वो लड़की बताती है उस पर एक ब्लू कलर की हुडी वाली लड़की ने अटैक किया है और उसके हाथ पर ब्लड लगा हुआ था। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक उसकी हालत खराब होने लगती है और देखते ही देखते वो लड़की मर जाती है। फिर पुलिस वहाँ पर मौजूद सब ब्लू हुडी वाली गर्ल्स को पकड़ लेती है और उनकी पिक्चर्स बनाने लगती है। दूसरी तरफ थॉमस और मैडॉक्स अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो उन्हें ब्लू कलर की हुडी वाली लड़की दिखाई देती है और उसके हाथ पर ब्लड भी लगा हुआ था। जैसे ही थॉमस उसे देखता है तो वो लड़की पुलिस को देखकर वहाँ से निकलने लगती है। थॉमस और मैडॉक्स उसका पीछा करते हैं तो वो लड़की इन दोनों का चक्कर देकर वहाँ से निकल जाती है। वो एक स्टेशन पर आ जाती है तो मैडॉक्स उसे वहाँ पर देख लेता है और उस लड़की को गन पॉइंट पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बहुत ही होशियारी से मैडॉक्स को एक बोर्ड में दे मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। और तभी वहाँ थॉमस भी आ जाता है और उस लड़की से गन पॉइंट पर पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहती है मैं रिया हूँ। वो थॉमस को बताती है आज तुम्हारी वाइफ का बेबी होने वाला है, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी वाइफ नहीं बच पाएगी। ये बातें थॉमस इग्नोर कर देता है। फिर रिया थॉमस पर अटैक कर देती है और थॉमस को नीचे गिराकर उसके हैंडकफ से वहीं उसको बांध देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जॉन के हाथ उसकी वो इलेक्ट्रिक पिन लगती है जिससे वो लोगों को मारती है। थॉमस उससे रिया की टांग को अटैक कर देता है जिससे रिया जख्मी हो जाती है और वो लड़खड़ाती हुई ट्रेन लाइन पर गिरने लगती है। दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी तो वो रिया को कुचलती हुई आगे निकल जाती है। ये देखकर थॉमस को दुख तो था कि रिया की दर्दनाक मौत हुई, लेकिन अब बहुत से बेकसूर लोग भी नहीं मरेंगे। ये बात इसको सेटिस्फाई कर देती है। फिर वो स्टेशन पे से बाहर आता है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि हमें एक कॉल रिसीव हुई है जिसमें तुम्हारी वाइफ के हॉस्पिटल में जाने की खबर मिली है। ये सुनकर थॉमस जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाकर थॉमस को पता चलता है कि उसकी एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई है जिसे वो गोद में उठाकर बहुत खुश होता है। फिर थॉमस के पास एक पुलिसमैन आता है और वो उसको बताता है कि वो लड़की रिया जो ट्रेन एक्सीडेंट में मर गई थी उसे चेक करने पर एक गोली मिली है, उसे किसी ने गोली मारी थी। ये जानकर थॉमस हैरान होता है, लेकिन अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अभी वो अपनी छोटी सी बेटी को उठाकर बैठा था कि वो डॉक्टर उसके पास आकर बोलता है कि बच्चे के पैदा होने की वजह से आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है और बहुत कोशिश के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं सके और उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर थॉमस को बहुत दुख होता है और उसे रिया की बात याद आती है क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी बेटी होने की वजह से तुम्हारी वाइफ की डेथ हो जाएगी। ये बात थॉमस के लिए बहुत परेशान कर देने वाली थी। फिर काफी टाइम गुजर जाता है और थॉमस की बेटी अब 9 साल की हो गई थी और आज एमी का बर्थडे भी था और आज के दिन थॉमस की वाइफ इस दुनिया से चली गई थी। थॉमस एमी को लेकर कब्रिस्तान जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ की कब्र पर पहले से ही किसी ने फूल रखे हुए हैं। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसकी वाइफ की कब्र पर कौन आया था। उसे अपनी साथी मैडॉक्स का ख्याल आता है तो उसे कॉल करके पूछता है, जिस पर वो कहता है नहीं वो नहीं आया था। थॉमस अपनी बेटी को बताता है कि तुम्हारी मॉम की कब्र पर कोई आया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन था। थॉमस को एक कॉल आती है और बताया जाता है सिटी में एक मर्डर हुआ है और ये मर्डर सेम वैसे ही हुआ है जो आज से 9 साल पहले हुआ करता था। ये सुनकर थॉमस परेशान हो जाता है। फिर थॉमस जल्दी से उस जगह जाता है जहाँ मर्डर हुआ था तो सीसीटीवी कैमरास में मर्डर करने वाले की रिकॉर्डिंग देखता है जिस पर उसे एक ब्लू कलर की हुडी वाली लड़की नजर आती है जो बिल्कुल रिया जैसी थी। ये देखकर वो अपने साथी पुलिस वालों को बताता है कि मुझे ये वही लड़की लग रही है, लेकिन ये तो 9 साल पहले मर चुकी थी। जिस पर सब कहते हैं हो सकता है कि ये कोई और हो। तो थॉमस जल्दी से रिया के पास मिलने वाली चीजों की रीचेकिंग करने का बोलता है जिस पर उसे एक चाबी मिलती है जो थॉमस चेक करने के लिए दे देता है कि ये किस लॉकर की चाबी है। तभी थॉमस को एक और न्यूज मिलती है जिसमें एक और मर्डर के बारे में बताया जाता है। थॉमस वहां जाकर इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है कि ये मर्डर भी वैसे ही हुआ है जैसे 9 साल पहले हुआ करते थे। मतलब वो किलर दोबारा वापस आ गया है। और उसको यहाँ पर एक और बात भी पता चलती है कि जिसका मर्डर होता है उसके पास एक फेमस राइटर की बुक होती है, लेकिन ये कौन था थॉमस को नहीं पता लग रहा था। थॉमस यही पता लगाना चाहता था। फिर उसके पास वही लड़की आती है जिसको थॉमस ने चाबी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था। वो कहती है ये चाबी एक प्लेन की है जिसे 1 साल पहले बनाया गया है। ये सुनकर थॉमस हैरान होता है कि ये कैसे मुमकिन है, ये चाबी रिया के पास 9 साल पहले कैसे आ गई थी। ये सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर वो मैडॉक्स के साथ बाहर की तरफ जा रहा होता है तो उसे एक साइंटिस्ट मिलता है जो उसको बताता है कि मैंने एक मशीन बनाई है जिसके जरिए हम गुजरे हुए टाइम में जा सकते हैं और थॉमस को सब डिटेल्स बताने लगता है, लेकिन थॉमस उसे इग्नोर कर देता है और कहता है ये मुमकिन नहीं हो सकता और वहाँ से चला जाता है। फिर थॉमस और मैडॉक्स उस
एयरपोर्ट पर जाते हैं जहां वो प्लेन था जिसकी चाबी थॉमस को मिलती है। थॉमस मैडॉक्स को गाड़ी में वेट करने का कहता है और खुद अकेले प्लेन के पास जाता है। तभी पीछे से रिया आ जाती है जो थॉमस पर गन तान लेती है। थॉमस रिया को देखकर हैरान हो जाता है कि रिया अभी जिंदा कैसे है। अभी वो कुछ बात करने ही वाले थे कि वहाँ मैडॉक्स आ जाता है जिसे देखकर रिया उस पर गोली चला देती है जो सीधा मैडॉक्स के सर में लगती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर और पुलिस वाले भी आ जाते हैं जिसे देखकर रिया थॉमस को अपने साथ लेती हुई उस प्लेन में आ जाती है जिसकी चाबी थॉमस के पास थी। वो प्लेन में निकल जाते हैं। रिया थॉमस से कहती है कि वो टाइम ट्रेवल करती है, वो पास में चली जाती है और फ्यूचर में होने वाली खराबी को ठीक कर देती है और ये वो सिर्फ चांद गिरन की रात को ही कर सकती है। ये सब बातें बताकर रिया थॉमस को प्लेन से नीचे गिरा देती है तो वो सीधा पानी में जा गिरता है। थॉमस पानी से बाहर निकलता है और पुलिस को बताता है जो अगले दिन उसी जगह पर सर्चिंग कर रही होती है, लेकिन वो प्लेन क्रैश हुआ मिलता है जिसमें थॉमस और रिया थे। उन्हें रिया कहीं नहीं मिलती जिस पर थॉमस अपने ऑफिसर को बताता है कि रिया के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो पास्ट और फ्यूचर दोनों में ट्रेवल कर लेती है। ये सब सुनकर ऑफिसर को थॉमस की बात पर यकीन नहीं आता। इसी तरह 9 साल और गुजर जाते हैं और थॉमस की एज अब बढ़ जाती है और वो डेली मून से रिलेटेड बुक्स रीड किया करता था। थॉमस ने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी और एमी भी अब जवान हो गई थी और वो अब थॉमस के साथ नहीं रहती थी। फिर थॉमस को 1988 में होने वाले एक और कत्ल की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन थॉमस उस टाइम उस बॉडी को चेक नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसकी कब्र पर चला जाता है और कब्र खोदकर बॉडी को चेक करता है जिस पर उसे पता चलता है कि ये मर्डर भी रिया नहीं किया था। उसे ये भी पता चलता है कि इस शख्स के पास भी उसी राइटर की बुक थी। तो थॉमस को उस राइटर के घर जाने का ख्याल आता है तो उसे राइटर की वाइफ घर पर मिलती है तो वो उसको बताती है कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं और वो अपने हस्बैंड की लिखी हुई कुछ बुक उसे दिखाती है जिस पर थॉमस को पता चलता है कि सब कत्ल होने वाले लोगों के पास वही बुक्स है। तो राइटर की वाइफ थॉमस को बताती है कि अभी एक औरत जिंदा है जिसके पास ये बुक्स है। ये सुनकर थॉमस सीधा उसके घर चला जाता है। वो डोर नॉक करता है लेकिन कोई नहीं आता तो थॉमस उसके घर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो अंदर देखता है कि वो औरत मरी हुई है और उसका मर्डर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे सब लोगों का हुआ था। तभी उसकी नजर रिया पर पड़ती है। थॉमस उस पर गोली चला देता है लेकिन रिया नहीं रुकती और जल्दी से बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। थॉमस अपनी गाड़ी में उसका पीछा करता हुआ समंदर के पास आ जाता है जहाँ रिया एक सुरंग में चली जाती है तो थॉमस भी उसके पीछे चला जाता है। थॉमस अंदर जाकर देखता है कि रिया एक टाइम मशीन में बैठ जाती है और थॉमस के वहाँ पहुँचने पर वो वहाँ से निकल जाती है और थॉमस देखता रह जाता है। इधर थॉमस को एक और बात पता चलती है, रिया के एक्सीडेंट में उसकी बॉडी से मिलने वाली गोली किसी और ने नहीं बल्कि थॉमस ने ही मारी थी। ये जानकर वो हैरान हो जाता है कि रिया ये सब क्या कर रही है। जैसे ही थॉमस वापस जाने के लिए सुरंग से बाहर आता है तो देखता है पुलिस उसे पकड़ने आ गई थी। वो पुलिस को रिया के बारे में बताता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। पुलिस को लगता है कि उस औरत का मर्डर थॉमस ने किया है क्योंकि थॉमस को वहाँ पुलिस ने देख लिया था। फिर वो थॉमस को अपने साथ जेल ले जाते हैं। फिर टाइम गुजरता है और 9 साल और गुजर जाते हैं। अब थॉमस बूढ़ा हो गया था लेकिन वो आज भी उस समंदर के पास बैठा था और चांद गिरन की रात का वेट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि रिया इस टाइम मशीन में जरूर आएगी। आज थॉमस की बेटी एमी का बच्चा होने वाला था लेकिन थॉमस वहाँ नहीं गया। उसे रिया का वेट था कि रिया जरूर आएगी। फिर उसका वेट खत्म होता है और रिया टाइम मशीन में आ जाती है। जैसे ही वो सुरंग से बाहर आती है तो थॉमस उसे देखकर उस पर गन तान लेता है और कहता है जो भी सच बात है मुझे सब सच सच बता दो, तुम कौन हो और कहाँ से आती हो। तो रिया उसे सब सच बता देती है। रिया बताती है वो उसकी बेटी एमी की बेटी है जो फ्यूचर में होने वाली तबाही करने वाले लोगों को खत्म करना चाहती है और ये करने का सिर्फ थॉमस ने ही रिया को कहा था। रिया हर उस शख्स को खत्म कर देना चाहती है जो 2024 में दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो ये सब टाइम मशीन के जरिए कर रही है। और अब 2015 था, वो लास्ट पर्सन को मारने आई थी जो 2024 में तबाही कर सकता था। ये सुनकर थॉमस दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से रिया की दर्दनाक मौत हुई है। वो एक ट्रेन हादसे में मारी गई थी और टाइम मशीन से ट्रेवल कर रही थी। फिर रिया उसकी वाइफ का ब्रेसलेट देखती है और कहती है ये उसकी ग्रैंड मदर की निशानी है जो मुझे मेरी मदर एमी ने दी है। और रिया रोने लगती है और थॉमस से कहती है मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ दुनिया को तबाही से बचाने के लिए आई हूँ। मैं हर उस शख्स को मार दूंगी जिसने उस राइटर की लिखी हुई बुक को पढ़ा है। वो थॉमस को हॉस्पिटल जाने का बोलती है और कहती है आप हॉस्पिटल जाएं, आज मेरी मदर एमी को आपकी जरूरत है। ये कहकर रिया चली जाती है और थॉमस हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ उसकी बेटी एमी मदर बन चुकी थी और एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम रिया था उसे थॉमस उठाकर बहुत प्यार करता है क्योंकि दुनिया उसकी वजह से तबाही से बच गई थी। फिर हम आखिर में उस राइटर को देखते हैं जो कि बुक लिख रहा था। रिया उसको भी मार देती है और 2024 में होने वाली तबाही खत्म हो जाती है। रिया ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी लेकिन दुनिया को बचा लिया था और थॉमस को रिया पर फख्र होता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।